नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी ज्वेलरी की जो प्रिपरेशन चल रही है वो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो दोस्तों मैं इसी कड़ी में आज आप लोगों के सामने आपका जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर का बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक आप लोगों के सामने लेके उपस्थित हो रहा हूँ। ये जो टॉपिक है आपका सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ेंगे सब बढ़ेंगे, ये टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये श्रृंखला अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं सर्व शिक्षा अभियान की अगर बात करता हूँ तो समय समय पर क्या होता है, प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत अगर देखें सार्वभौमिकरण की उपलब्धियों के लिए भारत सरकार क्या करती है, समय समय पर कार्यक्रमों को क्रियान्वित करती है। जो सर्व शिक्षा अभियान है, इस कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा जिस प्रकार से क्रियान्वित किया गया था, तो भारत के संविधान में जो 86वां जो संविधान संशोधन किया गया था, उसके आधार पर शिक्षा को 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए निःशुल्क यहाँ पर शिक्षा ये की और निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा यहाँ पर प्रदान करने का एक मौलिक अधिकार ये बना दिया गया। ठीक है, कभी क्वेश्चन क्या बनता है कि वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसके अंतर्गत शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के रूप में एक मौलिक अधिकार बना दिया था। तो आपको पता होना चाहिए वो भारत का जो संविधान है, वो 86वां जो संविधान संशोधन हुआ, उसके अंतर्गत भारत सरकार ने ये चीज को प्रमुख रूप से निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा के रूप में एक मौलिक अधिकार के रूप में इसको बना दिया, अधिकार के रूप में बना दिया। अब हम समझेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान योजना क्या है, इसकी क्यों जरूरत पड़ी। ठीक है, ये देखिए, अगर हम देखते हैं तो भारत एक ऐसा देश है जहां सामाजिक आर्थिक रूप से परेशान लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में भेदभाव का शिकार करना पड़ता है। ये किसी से छिपा नहीं है, आप सब लोग इस चीज को जानते होंगे। चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का वो व्यक्ति हो, तो हर किसी को आर्थिक रूप से जो लोग होते हैं, चाहे वो निर्धन होते हैं, तो जो गरीब होते हैं, चाहे वो पिछड़े तबके वर्ग के जो लोग होते हैं, वो कहीं न कहीं आर्थिक रूप से भी परेशान होते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में उनके साथ क्या होता है, कहीं न कहीं भेदभाव, जातिवाद का भी कहीं न कहीं वो लोग शिकार बनते हैं। शिक्षा एक ऐसा कारक है जो आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों को नहीं मिल पा रही थी, ठीक है, याद रखिएगा। जब ये अधिनियम आया, या कहें जो ये सर्व शिक्षा अभियान से पूर्व कुछ ऐसे लोग थे, या कहें कुछ ऐसी कमिटियां थी जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे, चाहे वो दलित हो या वंचित समाज के या शोषित समाज के जितने भी लोग हैं, ये पिछड़े आदिवासी हैं, तो वो आर्थिक रूप से क्या था, हमेशा पीछे रहते हैं। तो उनके बच्चों को, पिछड़े हुए बच्चों को जो मूलभूत जो सुविधाएं होती थी, चाहे शिक्षा की रूप में अगर हम बात करें, तो वो भी उनको नहीं मिल पाती थी। इसीलिए भारत सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि भैया सर्व शिक्षा एक ऐसा अभियान या ऐसी योजना को क्रियान्वित किया जाए जिससे कि जो वंचित शोषित जो बच्चे हैं, वो बच्चे भी इससे पीछे ना रहें और हमारा जो भारत है, हर भारत के हर नागरिक को शिक्षित करना इसका क्या था, मेन उद्देश्य। कोई भी अनपढ़ ना रहे, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन बन रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान क्या है, तो हमें समझना होगा कि वास्तव में इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये है क्या। सर्व शिक्षा अभियान एक ऐसा कार्यक्रम है जो मुख्य रूप से अगर देखें तो स्कूलों को भारतीय संविधान द्वारा निर्मित समय सीमा के भीतर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए प्रदान करता है। देखिए, भारत के आर्टिकल जो संविधान संशोधन हुआ था, जो 86 संविधान संशोधन के रूप में जिस सर्व शिक्षा अभियान को जो एक मौलिक अधिकार के रूप में जो निर्धारित किया गया था, तो संविधान द्वारा जो समय सीमा के भीतर, एक समय सीमा के भीतर जो दिया गया है कि सर्व प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए, देखिए, सार्वभौमिकता को प्राप्त करने के लिए क्या किया गया था, सभी को शिक्षित करने के लिए, सभी को उनके हक और अधिकारों के लिए ये प्रदान करने के लिए मानव विकास मंत्रालय, जो आज हम शिक्षा मंत्रालय के रूप में हम जिसे जानते हैं, तो सरकार द्वारा इस कार्यक्रम को क्या किया गया था, क्रियान्वित किया गया था, याद रखिएगा। देखिए, कभी क्वेश्चन बनता है सर्व शिक्षा अभियान किस मंत्रालय द्वारा इसको लागू किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय
द्वारा राज्यों के माध्यम से इसको क्रियान्वित किया गया। देखिए, ये जो सर्व शिक्षा अभियान है, इसको राज्यों के द्वारा क्रियान्वित किया गया था। राज्य में जितने भी लोग हैं जो वंचित समाज के या पिछड़े तबके के या कोई भी हो, तो उन अभ्यर्थियों को या उन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का इसमें लक्ष्य रखा गया था। ठीक है। अब देखिए, संविधान ने 2009 में ये जो 86वां जो संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा का अधिकार आरटीआई के रूप में मुख्य रूप से अगर हम देखें तो मूल अधिकार के रूप में जो अनुच्छेद है 21A में इसको संशोधन किया। देखिए, कभी क्वेश्चन क्या बनता है, जो सर्व शिक्षा अभियान है वो किस वक्त से इसको लागू किया गया था। देखिए, आपको पता होना चाहिए 2009 में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ, तो अमेंडमेंट जो हुआ था 86वां संशोधन उसे हम कहते हैं, उसके माध्यम से शिक्षा का अधिकार आरटीई के द्वारा मूल अधिकार के रूप में इसको बनाया गया, उसमें संशोधन किया गया। आर्टिकल 1921A में इसको संशोधित किया गया। जो संविधान संशोधन हुआ था वो 86वें संविधान से, अब किस आर्टिकल के अंतर्गत इसको संशोधित किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए 21A में इसको संशोधन किया गया था। ये नाबालिगों या कहें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया था और मुक्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा के रूप में इसे लागू कर 6 से लेकर 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं, उन सभी बच्चों को शिक्षा से जोड़ना और उनको शिक्षित करना इसका मेन उद्देश्य था। देखिए, हालांकि ये कार्यक्रम आपके अगर हम बात करें 2000 से 2001 तक इसको क्रियाशील ये था, क्रियान्वित में अगर कहें ये प्रगति पर ये था, लेकिन आरटीई के कुछ संशोधन के बाद इसको जारी किया गया था। याद रखिएगा, इसको जारी करने का मेन उद्देश्य ही आपका ये था कि जो लोग शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं, उन लोगों को या उन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में अनिवार्य शिक्षा के रूप में एक संशोधन या कहीं फिर एक मौलिक अधिकार के रूप में इसको बना दिया। जिस प्रकार से आपके संविधान द्वारा जो आपको जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, ये जितने भी अधिकार दिए हैं, उसी अधिकार के रूप में ये आपके शिक्षा का अधिकार को भी लागू कर दिया गया। देखिए, संशोधन कब हुआ, दो कब ये कार्यक्रम को, हालांकि कार्यक्रम को कब क्रियाशील किया जाना था, 2000 से 2001 के बीच में इसे किया जाना था। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे सर्व शिक्षा अभियान योजना की कुछ विशेषताएं मैं आपके सामने रखूंगा, उसको देखिए क्या विशेषताएं इसकी थी। तो विशेषताओं की अगर हम बात करें तो पहले आप देख पा रहे होंगे यह कार्यक्रम एक समय सीमा के भीतर सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को लागू करने के लिए बनाया गया था। देखिए, 6 से सार्वभौमिक का मतलब सभी को 6 से लेकर 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं, उनको प्राथमिक शिक्षा देना इस अभियान का क्या था, लक्ष्य था। ठीक है, इसलिए इसको बनाया गया था। और ये जो शिक्षा थी, अगर ये जो योजना थी, ये पूरे भारत में सभी नाबालिगों के लिए मुक्त शिक्षा और बुनियादी शिक्षा ये प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य था। सभी को शिक्षित करना 6 से लेकर 14 को। यहाँ पर देखिए, ये जो कार्यक्रम था बच्चों की बुनियादी शिक्षा उपलब्ध कराकर भारत में समानता और समाज में न्याय और मापदंड का हासिल करना। देखिए, समाज में सभी को एक समान दृष्टि से देखना, समाज में सभी के लिए न्याय प्रसिद्ध करना और मापदंड जो हासिल हैं उन मापदंडों के आधार पर उनको मदद करना, इसका क्या था, मेन उद्देश्य। आपने देखा होगा, मैं बार बार इस चीज का जिक्र करता आ रहा हूँ कि समाज में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आज भी अगर देखें, जो आपके शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में कहीं ना कहीं लोगों को वंचित किया जाता है। देखिए, आप बाबा साहब अम्बेडकर को देखोगे, चाहे आप सावित्रीबाई फुले को देखिए, कई ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे आपको जहां पर जिनको शिक्षा की बुनियादी सुविधाओं से उनको दूर रखने की भरपूर कोशिश की गई। और आज भी ऐसे विद्यालय हैं जहां पर छुआछूत जैसी क्रूर चीजों को आज भी कहीं ना कहीं क्रियान्वित किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब जो बात कर रहे हैं हम कि इसमें प्राथमिक विद्यालयों को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित करने के लिए स्कूल प्रबंधन समितियां, चाहे वो ग्राम शिक्षा की बात करें, जो ग्राम
शिक्षा समिति होती है उसके द्वारा, और राज्य पंचायती राज संस्थान और अभिभावक और शिक्षा संघ और जनजाति स्वायत्त परिषदों में भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया। कभी क्वेश्चन क्या बनता है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया गया है, किन 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 प्रतिशतों परिषदों को इसके अंतर्गत क्रियान्वित या कहें उनको रखा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। जो विद्यालय प्रबंधन है, स्कूल प्रबंधन है, उसको रखा गया, और ग्राम शिक्षा समिति और पंचायती राज संस्थान जैसे, और साथ ही अभिभावक और शिक्षक संघ और जनजातीय स्वास्थ्य परिषदें भी इसमें क्या किया सम्मिलित किया गया है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए केंद्र सरकार क्या करता है, राज्य सरकारों को, स्थानीय सरकारों को द्वारा इसको क्या किया गया, जो समझौता या कहें साझेदारी के द्वारा इसको किया गया, इसको लागू किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सर्व शिक्षा अभियान योजना के क्या उद्देश्य हैं, क्यों किया गया। यहाँ पर देखिए, सर्व शिक्षा अभियान के कुछ प्राथमिक उद्देश्य हैं जो मूल स्तर पर जो शैक्षिक पाठ्यक्रम और प्रबंधन को बेहतर बनाने और सभी छात्रों के भविष्य को मजबूत बनाने में कहीं न कहीं मदद करता है। जी, इसका जो उद्देश्य है बेसिकली अगर आप देखोगे, जो शिक्षा का जो मूल स्तर है उसको कहीं न कहीं ऊँचा उठाना है, और जो शिक्षा में जो शैक्षिक पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें, तो उस पाठ्यक्रम को और बेहतर, जो वहाँ पर जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को, प्रबंधन को किस प्रकार से बहुत बेहतरीन बनाना है, ये तमाम चीज़ें जो बच्चे हैं, बच्चों के भविष्य को कहीं न कहीं मजबूत बनाने में मदद करता है। ठीक है, अब इसके मुख्य उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं। क्या क्या उद्देश्य इसके हैं, इसके देखिए, शौचालय कक्षाओं की स्थापना और साथ ही पीने का जो पानी है वो उपलब्ध कराना चाहिए, मौजूदा ये इस ढांचे के अंतर्गत होना चाहिए। आपने जितने भी प्राथमिक विद्यालय देखे होंगे वहाँ पर आपके शौचालय और पानी की आपूर्ति निरंतरता बनी रहती है, तो यही इसका मेन उद्देश्य था कि बच्चों को सभी चीज़ों से परिपूर्ण कराया जाए। देखिए, छात्रों को वैकल्पिक स्कूल की सुविधाएँ प्रदान की जाए, बच्चों को ये स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वो किसी भी स्कूल में अपना अध्ययन ये कर सकते हैं। कक्षा 6 से अगर आप देखते हैं 1 से लेके 14 वर्ष के, 6 से लेके 14 वर्ष की जो आयु है, तो वो ठीक है। अब ऐसे निवासियों के लिए एक नए शैक्षणिक अगर कहें संस्थान बनाए जाएँ, जहाँ पर स्कूली सुविधाएँ का अभाव है। देखिए, जिस जगह पर अगर मैं कहूँ कि दूरस्थ क्षेत्र, अगर जनजाति वाले क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में शिक्षा के ऐसे नए संस्थानों को बनाया जाए जहाँ पर उनकी ज़रूरत है, जहाँ पर जो इसका जो मेन उद्देश्य है कि सभी को शिक्षा देनी है और उसका मुख्य अधिकार था। तो जो जैसे हम कहें दूरस्थ क्षेत्र हैं जहाँ पर शिक्षा व्यवस्था नहीं है, स्कूल ना होने के कारण वहाँ पर लोग क्या होता है, शिक्षित नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी जगहों पे शिक्षा के रूप में विद्यालयों को स्थापित करने की ज़रूरत होती है, तो वो सुविधाओं का अभाव नहीं होना चाहिए। देखिए, विद्यालय की में रख-रखाव सुधार के लिए चीज़ें प्रदान की जाए, जो विद्यालय की जो नीड है उसको पूरा किया जाए, और स्कूलों में शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए, और जो संकाय शक्ति है उसमें भी कहीं न कहीं सुधार लाया जाए। देखिए, आपके विद्यालय में शिक्षा के रूप में जो आपको जो अध्ययन कराता है वो शिक्षक होता है। अगर शिक्षक ही नहीं है तो छात्रों की संख्या है मगर शिक्षक नहीं है, तो इसकी भी कमी को पूरा किया जाए। ये कह रहा है कि वर्दी पाठ्यक्रम और गुणवत्ता पूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। देखिए, बच्चों को जो आपकी वर्दी है, जो इसकी ड्रेस है वो दिया जाए, और पाठ्य पुस्तकें उसको दिया जाए, और शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता बहुत बेहतरीन शिक्षा यहाँ पर देने की बात की गई है। यह देखिएगा, अब यहाँ पर देखिए, शारीरिक रूप से अक्षम और सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चों को शिक्षा देना सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ये याद रखिए। जो लोग जो समुदाय के जो बच्चे अगर कहें जो शारीरिक रूप से थोड़ा-सा विकलांग हैं, चल नहीं पाते हैं, या ऐसी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो करने में अक्षम होते हैं, तो उनको भी, साथ ही जो समाज में पिछड़े हुए हैं, उन बच्चों को भी शिक्षा देना सुनिश्चित करने का यहाँ पर किया गया, लक्ष्य रखा गया है। ठीक है? अब यहाँ पे देख पा रहे हैं सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर उद्देश्य की हम बात करें तो उद्देश्य को समझिए। सर्व शिक्षा अभियान में कक्षा 1 से लेकर 2 के बच्चों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बड़े भारत बड़े भारत का ये नारा दिया था। ये अब कभी क्वेश्चन बनेगा कि ये बड़े भारत और बड़े भारत ये किस
को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए दिया गया है। तो कक्षा 1 से लेकर 2 तक के बच्चों को ध्यान में रखते हुए बड़े भारत नामक एक क्या क्या उप कार्यक्रम की यहाँ पर क्रियान्वयन किया गया है। यह कार्यक्रम प्राथमिक पढ़ने लिखने और गणित का व्यापक अभ्यास करने के लिए इसको बनाया गया। बढ़ेगा भारत ये जो नारा दिया गया था, तो आपको ये देखा होगा आपने। ये कार्यक्रम उन बच्चों को साहित्य और गणित में उत्कृष्टता हासिल करने में मदद करता है जो कम उम्र में शिक्षा प्राप्त करने में क्या हो गया, असफल हो गए। जो लोग शिक्षा से वंचित हो गए थे, तो उन लोगों को भी कहीं न कहीं वो गणित के रूप में, साहित्य के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल, उत्कृष्टता उनको हासिल कराने में कहीं न कहीं ये मदद करता है। और कम उम्र में भी शिक्षा प्राप्त करने में जो रह गए, असफल रह गए थे जो लोग, उन लोगों को भी शिक्षा जो रोचक माध्यम से, उनको अभ्यास के माध्यम से और भाषा के विकास पर यहाँ पर जोर दिया गया। अतिरिक्त देखें तो वास्तविक जीवन के उदाहरण में जो गणित में कहीं न कहीं रुचि पैदा करना होता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप कि सर्व शिक्षा अभियान योजना के लिए कौन-कौन पात्र हैं, याद रखें। अब यहाँ पर कक्षा 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के जितने भी छात्र-छात्राएँ हैं, वो सर्व शिक्षा अभियान योजना के लिए क्या कर सकते हैं, आवेदन करने के ये क्या हैं, पात्र ये हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि सर्व शिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत कितने से कितने तक की आयु के बच्चों को इसमें पात्र माना जाता है, तो कक्षा 6 से लेकर आपके 14 वर्ष की आयु के बच्चों को इसमें सम्मिलित किया गया। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान योजना का लाभ की अगर हम बात करते हैं, तो इस के लाभ को भी थोड़ा-सा समझने की कोशिश करें। यहाँ कुछ लाभ दिए गए हैं जिनका छात्र इस योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं या आनंद ले सकते हैं। जैसे क्या है ना, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के समाज में व्यापक वर्ग के लिए गुणवत्ता और बुनियादी सुविधाएँ यहाँ पर सुनिश्चित की गई है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, दूसरा पॉइंट है कि पाठ्यक्रम, पुस्तकों और जो स्कूल यूनिफ़ॉर्म की समय पर आपूर्ति की जानी चाहिए। इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि जो ये योजना है, 6 से लेकर 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं, तो इनको पाठ्य पुस्तकें और साथ ही यूनिफ़ॉर्म भी समय पर क्या करी जानी है, आपूर्ति इनको दी जानी चाहिए। यहाँ पर डिजिटल अंतर को पाटने के लिए कंप्यूटर पढ़ाने के लिए, अगर यहाँ पढ़ने के लिए है या पढ़ने नहीं है, तो डिजिटल रूप में बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर की शिक्षा भी इसमें दी जाने के लिए यहाँ पर बात की गई। यहाँ पर चाहे एससी हो, एसटी हो, मुस्लिम, अल्पसंख्यक और साथ ही जो भूमिहीन जो कृषि मजदूर हैं, उनके बच्चों को समान शिक्षा यहाँ पर दी जानी चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर क्यों दिया गया, ये जो समुदाय है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, मुस्लिम हो, अल्पसंख्यक समुदाय या कहें कि जो भूमिहीन या कृषि वर्ग का जो लोग हैं, तो यही तो लोग क्या होते हैं, शिक्षा से वंचित होते हैं। और समाज के लोग तो शिक्षा से वंचित नहीं होते हैं ना। तो और लोग, सभी लोग कितने से निपुण होते हैं समाज में, उनका प्रतिनिधित्व भी शानदार है। अगर आप देखोगे तो एससी, एसटी, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय जो मुस्लिम कम्युनिटी है या वो जो भूमिहीन किसान है, उनके लिए तो खाने के लाले पड़े रहते हैं, तो शिक्षा तो बहुत की दूर की बात है। और जो उच्च वर्ग है, तो उनको इस चीज़ की कभी नीड आवश्यकता रही नहीं, तो उनके पास सभी सुख सुविधाएं पहले से ही मौजूद रहे। तो इन लोगों को, एससी, एसटी, चाहे वो मुस्लिम हो, अल्पसंख्यक हो या समूह, जो भूमिहीन किसान हो या फिर के बच्चे हों, ये मजदूर के बच्चे हों, उन्हीं को ही तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों की। जो योजनाएँ बनती हैं, तो इन्हीं के लिए बनती हैं। फिर भी कुछ लोगों के पेट में दर्द हो जाती है कि इनको ये चीज़ें दी जाती हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको ये समझना होगा कि ये जो चीज़ें सरकार कर रही है, ये क्यों कर रही है? इन लोगों को शिक्षा की मुख्य धारा में कहीं न कहीं प्रभावित करना होता है, समाज में इनकी भी अहमियत होनी चाहिए, ये समझिए। इसके अलावा शिक्षक सर्व शिक्षा अभियान के तहत कुछ लाभ प्रदान कर सकते हैं। जैसे शिक्षक के लिए हम बात करें, यहाँ पर क्या है, इसके अलावा शिक्षक सर्व शिक्षा अभियान के तहत कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे शिक्षण कौशल में सुधार के लिए वो परामर्श और व्यवसाय पाठ्यक्रमों का चयन कर सकते हैं। शिक्षकों का समर्थन करने के लिए मूल्यांकन प्रणाली यहाँ पर, और साथ ही जो अंतर में शैक्षणिक संस्थानों के लिए कुछ लाभकारी ये कारण यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, अतिरिक्त कक्षाओं, उन्नत और स्वच्छ शौचालय, पेयजल की पूर्ति को बेहतर बनाना है इसका मेन उद्देश्य है। और इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो कक्षा उन्नत और स्वच्छ शौचालय और पेयजल की आपूर्ति की बुनियादी ढांचा इसको बनाए रखना है। और विद्यालय में रख रखाव हेतु
यहाँ पर अनुदान की व्यवस्था होनी चाहिए। आप देख पा रहे हो कि आप यहाँ पर जो दिया गया है सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम सभी वर्गों के जो छात्रों के लिए अगर शिक्षा के लिए उनकी स्थिति को ऊपर उठाने के लिए और साथ ही भारत में ग्रामीण संकट में जो संकटग्रस्त जो लोग हैं उनको स्कूली शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए उनको उस कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़ना और ये कार्यक्रम छात्रों की को बिना किसी लागत की गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना और साथ ही ये तमाम चीज़ें प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य है। और ये हमारी सरकार ने जो प्राथमिक छात्रों के लिए जिस प्रकार से नामांकन में भारी वृद्धि करने का जो लक्ष्य रखा है वो कहीं न कहीं वो हासिल कर सकते हैं। देखिए भारत सरकार ने क्या लक्ष्य रखा गया है जैसे आप देख पा रहे होंगे इस विद्यालय में अगर आप इस कक्ष में देख पा रहे हो किसी बड़े उद्योगपति का या राजनेता का कोई बच्चा आपको पढ़ते हुए देखने को मिला, चाहे कोई आईएएस हो, पीसीएस हो, बड़े-बड़े अधिकारीगण होते हैं या किसी का बच्चा आपको देखने को मिल रहा है? नहीं। ऐसे बच्चे देख रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं और ऐसे बच्चों के लिए ही इन विद्यालयों को संचालित किए जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये आपको समझना होगा कि ऐसी चीज़ें सरकार क्यों क्रियान्वित करती है? इसलिए करती है कि इन जैसे बच्चों को भी शिक्षा की मुख्य धारा में लाया जा सकता है, जिससे कि हमारा देश पढ़ेगा भारत, लिखेगा भारत, बढ़ेगा भारत जो ये नारा दिया गया है, तो ये कहीं न कहीं साकार हो सके और हमारे देश की अगर हम बात करते हैं तो कहीं न कहीं जीडीपी के मामले में और शिक्षा के रूप में भी, शिक्षित भारत के रूप में भी अगर कहें तो ये अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये आपको समझना होगा। दोस्तों, ये जो श्रृंखला है, तो ये श्रृंखला यहीं तक। अगर आपको ये श्रृंखला आपको अच्छी लगी हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब अवश्य करें। इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी ही लेके आऊँगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।